प्रियंकरा, आज हमें क्रीड़ा सुंदर उद्यान में घूमने जाना है। तू भी साथ चलेगी, समझी ना? अभी सांझ होने में देर है। मैं तैयार हो रही हूँ, तू भी तैयार रहना। राजकुमारी कुसुमावली ने अपनी प्रिय दासी प्रियंकरा को सूचना दी और प्रियंकरा ने मृदु शब्दों में कहा, जी स्वामिनी, मैं तैयार रहूंगी और हाँ, रथ भी मंगवा लेती हूँ। अरे ओ प्रियंकरा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब हम दोनों अकेले हो तब तू मुझे स्वामिन मत कहा कर। कुसुम कहने में तकलीफ होती है क्या? अच्छा, गलती हो गई स्वामी। नहीं नहीं, कुसुम। ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ। प्रियंकरा कमरे से बाहर चली गई और कुसुमावली स्नान गृह में घुस गई। आज सुबह से उसका मन अव्यक्त आनंद से आलोडित हो रहा था। कोई अनुभूज, कोई अनजान प्रसन्नता के पुष्प उसके दिल की डाली पर खिलते ही जा रहे थे। सवेरे उसने 1 घंटा वीणा वादन में व्यतीत किया, फिर करीब 3 घंटे तक चित्र कार्य करती रही। रंग रेखाएं और तुलिका उसकी अभिरुचि के केंद्र थे। दोपहर का समय वह सखियों के साथ गपशप करती रही, तरह तरह के वार्ता विनोद की विधि में घूमती रही अपनी सहेलियों की संग संग। सांझ के समय वह सोच रही थी कि नगर के बाहर स्थित विशाल रमणीय उपवन में सैर के लिए जाने को जी करता था। अकेले ही चली जाए, पर राज परिवार की मर्यादा के मुताबिक यह उचित नहीं था। इसलिए उसने अपनी निजी दासी, अपनी सहेली को साथ चलने को कह दिया। उसने स्नान किया, स्नान करके बाहर निकली और श्रृंगार गृह में चली गई। उसने केसर और चंदन द्रव से अपने चेहरे को सुशोभित किया, आंखों में काजल लगाया, होठों को रंजीत किया, श्याम केस राशि को सुग्रथित करके बांधा, अंगुलियों में मणि मुद्रिकाएं डाली, पैरों में कीमती पैजनियां पहनी, गले में चमकता दमकता रत्नहार डाला, फीके गुलाबी रंग की कंचुकी पहनी और जामुनी रंग की रेशमी ओढ़नी ओढ़ ली। बालों के जुड़े में खुशबूदार जूही के फूल सजाए। शरीर प्रमाण दर्पण में अपने आप को देखकर वह नाच उठी। उसे अपने रूप श्रृंगार पर गर्व था। गौर वर्ण, अद्भुत रूप लावण्य और मनचाहा मदभर श्रृंगार, जैसे कि देवलोक की अप्सरा अटखेलियां करने को उतर आई हो धरती के पटांगण में। वह जब बाहर के खंड में आई तब प्रियंकरा उसकी वाट निहारती खड़ी थी। उसने आहिस्ते आहिस्ते कदम रखती हुई कुसुमावली को आते देखा। उसकी आंखों में विस्मय का आकाश उतर आया, उसका चेहरा पुलक उठा। अरे कुसुम, आज तो तेरा श्रृंगार बड़ा ही लुभावना प्रतीत हो रहा है। लगता है आज तो तेरी रक्षा के लिए कमर पर कटारी बांधनी होगी। क्या पता कोई पराक्रमी राजकुमार तेरा अपहरण। चुप मर बकबकी, मेरी चिंता करने की तुझे जरूरत नहीं है। देख यह कटारी, मेरी चिंता मैं खुद करती हूँ, समझी? कुसुमावली ने कमर पर छुपाई हुई छोटी सी कटारी निकाल कर बताई और वापस वहीं छुपा दी। प्रियंकरा का हाथ पकड़कर वह अपने खंड से बाहर आई। महल की सीढ़ियां उतरते ही सामने रथ तैयार खड़ा था। दोनों सहेलियां रथ में बैठ गई और सारथी ने रथ को क्रीड़ा सुंदर उद्यान की ओर मोड़ दिया। वसंत का मदभरा मौसम था। उद्यान में सैकड़ों आम्र वृक्षों की डालियों पर भंवरों के झुंड मंडराते हुए गुंजन कर रहे थे। अशोक वृक्ष की लचीली शाखाओं पर झूलती हुई कोयलें मधुर स्वर में कूकती हुई युवा दिलों को उद्विग्न कर रही थी। लाल चटक किंसूक के फूल मानो दिशाओं में आग लगी हो वैसा आभास दे रहे थे। कुदरत का कारोबार था चारों ओर, निसर्ग का साम्राज्य था चौतरफ। रथ उद्यान के द्वार पर आकर खड़ा रहा और कुसुमावली प्रियंकरा के साथ रथ में से नीचे उतरी। दोनों ने उद्यान में प्रवेश किया। उपवन की वनश्री ने कुसुमावली के कोमल प्राणों को मोह लिया। उपवन में टहलते टहलते एक सुंदर लता मंडप में जाकर दोनों सखियां बैठ गई। प्रियंकरा ने कुसुमावली से पूछा, कुसुम, क्या यहाँ भगवान कामदेव भी रति के साथ आकर अटखेलियां करते होंगे? सचमुच ऐसा सुहावना, लुभावना
और चित्त आकर्षक उद्यान पूरे राज्य में दूसरा नहीं होगा। तेरी बात सही है प्रिया। आधी रात गए जब उद्यान में कोई मनुष्य नहीं होंगे, तब शायद अप्सराओं के साथ देव उतर आते होंगे इस उपवन की उन्मत्त उर्वरा पर। प्रियंकरा की निगाहें उद्यान में चारों ओर घूम रही थी। निसर्ग की छटा, फूल कुसुमित कदली गृहों की शोभा, पुष्पावृत प्रसन्न पेड़ों की हरित घटा, ये सब उसके मन एवं नयन को तृप्त कर रहे थे। अचानक उसकी दृष्टि एक सुंदर नव युवक पर जा गिरी। उसने कुसुमावली का हाथ दबाकर उसका ध्यान उस ओर खींचा। नव युवक अपनी मस्ती में मंद मंद गति से चला आ रहा था। प्रियंकरा ने कुसुमावली के कानों में फुसफुसाहट करते हुए कहा, जानती है इन्हें? ये राजकुमार सिंह है, महाराज पुरुष दत्त के पुत्र। ओह, ये सिंह कुमार है। चल प्रिया, हम यहाँ से चल दे। कुसुमावली खड़ी होने लगी कि प्रियंकरा ने उसका हाथ खींचकर जमीन पर वापस बिठा दिया। पागल हो गई है क्या? इस तरह नहीं जा सकते। राजकुमार आ रहे हो तो उनका स्वागत करना चाहिए। हम इस तरह चल दे और उन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे? लक्ष्मीकांत राजा की पुत्री में तनिक भी विवेक नहीं है। राजकुमार को आने दे यहाँ पर। कुसुमावली सूझबूझ खोकर राजकुमार सिंह को निहारती रही, अपलक और अनवरत। सुंदरता के सागर सा वो चेहरा, आकाश की तरह विशाल नयन, रत्न गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, सघन श्याम मेघ समूह से कुंतल केश, गले में झूलती मुक्तामणि की माला, श्वेत उज्ज्वल कीमती वस्त्र, पितरंग का उत्तरीय वस्त्र, सुदृढ़ सुगठित और उदित सूर्य की आभा लिए शरीर, दीर्घ वक्षस्थल, मजबूत बाहुयुगल। कुसुमावली मान मर्यादा सब कुछ भूलकर ताकती रही कुमार की ओर। ऐसा युवक उसने सर्वप्रथम देखा था। उसे देखते ही पहली ही नजर में वह युवक उसके मन मंदिर में मूरत बनकर बस गया। सिंह कुमार लता मंडप के निकट आ गया। प्रियंकरा ने कहा, देवी, राजकुमार का स्वागत करो। तू ही स्वागत कर प्रिया, मेरा दिल धड़क रहा है। लाज से मेरी आंखें गड़ी जा रही है। अच्छा होता तूने यहाँ से कम मुझे भाग जाने दिया होता। प्रियंकरा सहसा खड़ी हुई, कुमार का अभिवादन करते हुए स्वागत किया और कहा, रति रहित कामदेव, आपका स्वागत है। महासामंत लक्ष्मीकांत की दुलारी राजकुमारी कुसुमावली की दासी कम सहेली ज्यादा, वैसी मैं प्रियंकरा आपका स्वागत करती हूँ। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। कुमार के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान उभरी। उसने प्रियंकरा के शब्दों का अनुसंधान करते हुए कहा, रति रहित इतने समय तक था, पर कम से कम अब तो नहीं, यानी कि इस वक्त तो नहीं। उसने कुसुमावली की ओर स्नेह भरी निगाहें जमाते हुए कहा। कुसुमावली ने तिरछी निगाहों से कुमार के सामने देखने की कोशिश की। उसका गोरा गोरा मुखड़ा लाज के मारे लाल टेसू सा निखर आया था। प्रियंकरा ने कुसुमावली की ओर इशारा करते हुए कहा, राजकुमार, आपके मामा महासामंत राजा लक्ष्मीकांत और आपकी मामे मुक्तावली की लाडली बेटी यह कुसुमावली है। कुसुमावली का रोम रोम पुलक उठा था। खुशी की खुशबू से उसका तन बदन महकने लगा था, पर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। राजकुल की मर्यादाएं उसे बांध रही थी। उसने प्रियंकरा के सामने देखा, पर वह तो बेशरम सी राजकुमार के साथ बतियाए जा रही थी। गजब का बतरस था उसे। इधर एक प्रौढ़ पुरुष लता मंडप के बाहर आकर खड़ा रहा। उसने लता मंडप के भीतर का दृश्य झांक कर देखा। तिरछी निगाहों से राजकुमारी सिंह को देख रही थी। आगंतुक आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता उभर आई और उसने सोचा, यदि किस्मत साथ दे तो रति के लिए साक्षात कामदेव आ गया है। वह पुरुष दरअसल राजा लक्ष्मीकांत के निवास का मुख्य सेवक था। रानी मुक्तावली ने ही उसे भेजा था। उसने लता मंडप में प्रविष्ट होकर राजकुमार का अभिवादन किया और कुसुमावली की ओर देखते हुए कहा, वत्से, माताजी ने कहलाया है कि कुसुमावली कब की उद्यान में गई है। वह थक गई होगी, उसे महल में लौट आने के लिए कह देना।
कुसुमावली तपाक से खड़ी हो गई। अच्छा अभी आई, कहकर उसने कुमार की ओर देखा, जैसे कि जाने के लिए इजाजत मांग रही हो। कुमार ने भी कोमल निगाहों से उसकी ओर देखा। दोनों की निगाहें मिली। निगाहें क्या मिली, दिल के पौधे पर अनुराग की कली खिली और चाहत का सिलसिला प्रारंभ हो गया। प्रियंकरा को साथ लेकर वह शीघ्रता से उद्यान से बाहर निकली। रथ में आरूढ़ होकर महल में वापस लौटी। जम्बू द्वीप के पश्चिम विभाग के महाविदेह क्षेत्र की यह कहानी है। असंख्य बरस बीत गए। काल परिवर्तन के साथ साथ बहुत कुछ बह गया। जो कुछ रह गया वह स्मृतियों की कैद में ढहकर कहानी बन गया। जयपुर नाम का नगर था, समृद्ध एवं शोभा से परिपूर्ण। वहां के राजा का नाम था पुरुषदत्त, रानी थी श्रीकांता। राजा पुरुषदत्त में रूप, कला, शौर्य का संगम था, तो रानी श्रीकांता सौंदर्य, समझदारी और शील व नम्रता की मूर्तिमंत कविता थी। एक समय की बात है, रानी श्रीकांता सुख सैया में आराम से निद्रित थी। उसने एक सपना देखा। सिंह का एक छोटा सा शावक उसके मुंह में प्रवेश करके उदर में उतर आता है। रानी जग उठी, परमात्मा का नाम स्मरण किया और वह राजा पुरुषदत्त के शयन खंड में पहुंची। जाकर राजा से उसने खुद को आए हुए स्वप्न की बात कही। राजा ने ध्यान से रानी के स्वप्न की बात सुनी। राजा ने 2 पल सोचकर रानी से कहा, देवी, लगता है तुम सिंह के समान पराक्रमी पुत्र को जन्म दोगी। तुम अब माता बनोगी। और अब पिता बनेंगे ऐसा ना? परमात्मा की कृपा से अपनी बरसों की मनोकामना पूरी होगी। ऐसे कई तरह के मनोरथ रानी के मन में उठते थे और राजा उसे प्रसन्न मन से पूरे करता था। शुभ मनोरथ जगने के पीछे कारण था रानी के उदर में आया हुआ जीव। वह उच्च कोटि की आत्मा थी। उत्तम आत्माओं की तमाम अवस्थाएं औरों की खुशी के लिए कारणभूत बनती है। गर्भ में रहते हुए भी वह जीव रानी के चित्त को शुभ, सुंदर और प्रशस्त मनोकामनाएं पैदा करके आह्लादित करता है। 9 महीने परिपूर्ण हुए, 7.5 दिन ज्यादा बीते। प्रशस्त तिथि, मुहूर्त और पवित्र योग के समय रानी ने सुंदर सलोने पुत्र को जन्म दिया। शुभंकरी का नाम की दासी ने तुरंत ही जाकर राजा को पुत्र जन्म की खुशखबरी सुनाई, बधाई दी और राजा ने प्रसन्न होकर दासी को स्वर्ण अलंकारों से सम्मानित किया। पूरे नगर में राजकुमार के जन्म की घोषणा की गई। नगर में आनंद का सागर उभरने लगा। अपने प्रिय राजा रानी को राजकुमार की प्राप्ति हुई। इसकी खुशी में नागरिकों ने मिलकर राजमार्गों को सजाया और संवारा। रास्तों पर सुगंध युक्त पानी छींटा, तरह तरह के सुवास फैलाते, रंग बिरंगी फूलों के तोरण रचाए, फूलों की मालाएं लटकाई। प्रत्येक घर और हरेक दुकान को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह पर गीत गाए जाने लगे। सहनाई और सारंगी के सुमधुर सुर धरती और आकाश को भरने लगे। स्त्री पुरुष राजमार्ग पर आकर खुशी की किलकारी मारते हुए नाचने लगे और गाने लगे। यह सब पूरे 1 महीने तक चलता रहा। दान दिए गए, उत्सव रचाए गए और राजमहल में भेंट सौगातों के ढेर लग गए। राजकुमार का नाम रखा गया सिंह कुमार, जो कि रानी को गर्भावस्था के दौरान आए हुए स्वप्न की निशानी थी। यह सिंह कुमार यानी कि राजा गुणसेन की ही आत्मा। देवलोक का आयुष्य पूर्ण हुआ और वह रानी श्रीकांता के उदर में पुत्र रूप में अवतरित हुआ था। रूप सलोना था, शरीर सुडोल था, चेहरे की चमक चांदी सी निर्मल थी, बुद्धि कुशाग्र और स्वच्छ थी। ज्यों ज्यों राजकुमार सिंह बड़ा होने लगा, त्यों त्यों वह शस्त्र कला और शास्त्र कला में निपुणता प्राप्त करता रहा। वह यौवन की दहलीज पर पहुंचा, पर उसमें औदत्य नहीं था। विनय, विवेक और मर्यादा पालन उसके व्यक्तित्व में सहज रूप से घुले मिले हुए थे। उसे दोस्त भी अच्छे मिले थे, उसे स्वजन भी प्यारे मिले थे। सब कुछ उसे शुभ और सुंदर मिला था। पूर्व जन्म में गुणसेन राजा के जन्म में उसके द्वारा किए गए धर्म पुरुषार्थ का यह फल था।
सभी कुछ उसे शुभ मिला, जो भी मिला उसे सुंदर मिला और श्रेष्ठ मिला। रानी श्रीकांता के भाई का नाम था लक्ष्मीकांत और वह भी राजकुमार था। परंतु माता पिता की मृत्यु के पश्चात श्रीकांता अपने प्रिय भाई को जयपुर ले आई थी। लक्ष्मीकांत गुणवान और पराक्रमी था। जब वह यौवन में आया तब राजा पुरुषदत्त और श्रीकांता ने मुक्तावली नाम की राजकुमारी के साथ उसकी शादी करवा दी। उसे महासामंत की पदवी देकर उसको सम्मानित किया। नगर के पश्चिमी इलाके में लक्ष्मीकांत के लिए एक भव्य महल बनाकर दे दिया। लक्ष्मीकांत महाराज पुरुषदत्त के प्रति संपूर्ण वफादार था। पुरुषदत्त लक्ष्मीकांत को अपने आत्मीय मित्र की भांति रखते थे। दोनों के बीच स्नेह का रिश्ता दिन ब दिन प्रगाढ़ हो रहा था। इधर पुरुषदत्त के महल में पुत्र का जन्म हुआ था और उसी तरह उधर लक्ष्मीकांत के महल में पुत्री का जन्म हुआ था। उसका नाम कुसुमावली रखा गया था। कुसुमावली को पंडितों के पास स्त्रियों की तमाम कलाएं सिखाई गई थी। उसके व्यक्तित्व में सहज रूप से अनेक तरह के गुणों का आविर्भाव हुआ था। दोनों राज परिवारों में इतना नैकव्य होने पर भी सिंह कुमार ने न तो कुसुमावली को देखा था और न ही कुसुमावली ने सिंह कुमार को देखा था। महाविदेह क्षेत्र की और उसमें भी वहाँ के राज परिवारों की कुछ विशिष्ट कुल परंपराएं निश्चित होती है। जब तक कुमार कुमारिकाएं यौवन में प्रवेश नहीं करते तब तक आपस में मिलना जुलना नहीं होता था। बातें करना तो दूर रहा, उनका विकास, उनके व्यक्तित्व की तराश अपने अपने महलों की दीवारों में, अपने अपने परिवारों के साये में होता होगा। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, कलाओं का प्रदर्शन करना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ उतर करना, यह सब उनके विशाल महलों की दीर्घ सुदीर्घ परिसरों में होता होगा। इसके अलावा सिंह कुमार ने अपने मामा की बेटी को और कुसुमावली ने अपने बुआ के बेटे को न देखा हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। और एक दूसरी बात, महाविदेह क्षेत्र में इस तरह मामा फूफा के संतानों के बीच परस्पर शादी का व्यवहार होता होगा, वैसी सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी। अन्यथा कुसुमावली सिंह कुमार के प्रति अनुरक्त हो और सिंह कुमार कुसुमावली को चाहने लगे, वह हो ही नहीं सकता। उनके दास दासी उन दोनों को रति कामदेव के रूप में कैसे देख सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं। यह तो हकीकत हो चुकी थी कि कुसुमावली के दिल में सिंह कुमार बस चुका था। पहली ही मुलाकात में, निगाहों से निगाहों की बात में वह सिंह कुमार के प्रति आकर्षित हो गई थी। और उधर सिंह कुमार की स्थिति भी कोई अलग नहीं थी।